नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी बिल्कुल ठीक रहें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई है। संविधान बनने की प्रक्रिया हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी भी थी, जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप मुझे उन 7 नंबर्स में बताइए कि वो दो कोई नाम ऐसे हो, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स पे टाइप करिएगा। ठीक है, वैसे बता देता हूं मैं, डॉक्टर डीपी खेतान उसका आंसर है और बीएल मित्तर साहब। ठीक है, तो आज हम एक और अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। प्लीज यहां पे आ जाइए पॉलिटी में, और वो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के स्रोत। इसमें सीधा का सीधा जो तात्पर्य है वो क्या है कि हमने कहां से कौन सी चीज ली है, यानी किस देश से हमने कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करी हैं और हमारे संविधान में कुछ उन्हें मॉडिफाई कर दिया है और फिर हमने उसे अपने संविधान में जोड़ दिया है। ठीक है, तो लेट अस सी। सबसे पहले आप किसी भी कंट्री को यहां पे उठा लीजिए। कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या लिया है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्तीय सूची। कौन सी सूची है ये? संवर्तीय सूची। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में हमारे यहां पर 3 लिस्ट आती हैं। कितनी लिस्ट आती है बेटे? वी आर हैविंग 3 लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची। सेकंड स्टेट लिस्ट, और तीसरा आ गया आपका कॉन्करेंट। इस बेटे कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही चीजें यहां पर इन्वॉल्व हैं, यानी सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो चीज वैलिड रहेगी, माननीय रहेगी, वो किसकी रहेगी? वो हमेशा केंद्र। केंद्र यानी हमारे यहां पर सेंटर ही पावरफुल है। अगर मान लीजिए कोई बिल सेंटर लेकर आता है और वो बिल को इंप्लीमेंट करता है, और कोई भी स्टेट अगर उसके खिलाफ कोई अपना सेम बिल की बात करें कि एकदम सेम बिल है, वो अपना एक बिल और लेकर आते हैं, तो फिर भी जो माननीय बिल रहेगा वो कौन सा रहेगा? सेंटर वाला। ये आप किसी भी केस में ले लीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ये जब भी मैं शेड्यूल करवाऊंगा आगे, तो ये आप अच्छे से जानते भी हैं कि ये शेड्यूल नंबर 7 में भी है। ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 7 भी बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें भी आपकी इन तीनों लिस्टों की बातचीत की गई है। बेटा यूनियन में आपको पता है इंडियन आर्मी यहां आएगा, यूनियन में नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, बैंकिंग, ये सब के सब यहां पे, सेंसस। ठीक है, तो ये सब के सब किस लिस्ट में आ गए? यूनियन में। स्टेट में एग्रीकल्चर आ गया, पुलिस आ गया, तो ये सारे सब्जेक्ट स्टेट के हैं। और कॉन्करेंट की अगर मैं बात कर लूं तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एक उदाहरण ले लीजिए यहां पे, शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये दोनों आपके किसके विषय हैं? ये आपके विषय हैं कॉन्करेंट लिस्ट, माने संवर्तीय सूची के। और हमने कहां से लिया है? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ऑस्ट्रेलिया से बेटे जो दूसरी चीज ली गई है, एक तो फर्स्ट तो हमने देख लिया कॉन्करेंट लिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। सेकंड, फ्रीडम ऑफ
ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और थर्ड आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया से जो हमने चीज ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फंडा। ये हमारे यहां पर संविधान में आर्टिकल नंबर 108 में भी इसका जिक्र है, अनुच्छेद नंबर 108, और ये बात करता है संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। ठीक है, यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहां पर जो पार्लियामेंट है वो दो हाउसेज से बनी होती है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पार्लियामेंट मींस बेटे, एक हाउस आ गया लोकसभा और एक हाउस आ गया राज्यसभा। अगर ये दोनों हाउस किसी भी एक बिल पर इनमें कोई डिस्प्यूट है कि पास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहां पर एक प्रावधान है जॉइंट सिटिंग का। और ये जॉइंट सिटिंग हमने कहां से ली है? ये जॉइंट सिटिंग हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? कोई विवाद है, बिल पास नहीं हो रहा है किसी भी एक हाउस से, तो फिर राष्ट्रपति यहां पर आपका जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं। जॉइंट मींस इकट्ठे होकर बैठेंगे और उस डिस्प्यूट का निवारण करेंगे। कोई दिक्कत? ऑस्ट्रेलिया से क्या चीजें ली हैं? पहला हमने देख लिया यहां पर कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्तीय सूची, जिसमें सेंटर भी पावरफुल और स्टेट भी पावरफुल। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि मोर पावरफुल कौन है? वो है सेंटर। सेकंड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की आजादी। और तीसरा क्या आ गया? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, चलो आगे चलते हैं। वो एग्जाम्पल बेटे याद रखिए, यूनियन लिस्ट में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब के सब वहां पे आ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हम ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। एग्जाम में एज इट इज चीजें आपको आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। कोई भी कंट्री ले लीजिए, जर्मनी। तो जर्मनी या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है वो हम देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जर्मनी कह लो बेटे या फिर वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, हम ये देखते हैं कि हमने क्या लिया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन जब राष्ट्रीय आपातकालीन लगेगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आप अच्छे से जानते हो कि ये जो नेशनल इमरजेंसी का बेटे आर्टिकल है, ये है हमारे पास 352। और आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि भारत में जब भी ये नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो
सिर्फ और सिर्फ दो आर्टिकल्स आपके अलाइव रहते हैं फंडामेंटल राइट्स में बेटे, आर्टिकल्स आर अलाइव, वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। केवल दो ही अनुच्छेद ऐसे हैं जब राष्ट्रीय आपातकालीन लगती है तो वो जीवित रहते हैं। वो जीवित रहने वाले कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद नंबर 20 एंड 21, ठीक है। रेस्ट जितने भी फंडामेंटल राइट्स होती हैं बेटे, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, वो सारे के सारे आपके वो मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं जब भी क्या लगेगी? नेशनल इमरजेंसी। और ये हमने कहां से लिया प्रावधान? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम जर्मनी। ये हमने प्रावधान कहां से लिया? ये जर्मनी से लिया गया है। हमारे संविधान में कुछ मॉडिफाइड करके चीजें हमने अपने संविधान में जोड़ दी हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको? स्पष्ट रूप से चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत सिंपल है। फंडामेंटल राइट्स बेटे भारत के संविधान में पार्ट नंबर 3 में है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आर्टिकल्स आप देखेंगे तो आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, और ये चीज हमने कहां से ली है? जर्मनी से, या वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीजें ली। और हमारे आर्टिकल्स कौन से जीवित रहते हैं? आर्टिकल 20 एंड 21। रेस्ट जितने भी आपके अधिकार हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आ जाएगा? फंडामेंटल राइट्स आपके भाग नंबर 3 में आ जाएगा संविधान के। हमारे संविधान में बेटे भाग हैं कुल 25 हैं, उन 25 में से तीसरा पार्ट आ जाएगा जहां पे हमने फंडामेंटल राइट्स रखी हुई है। आपको किसी भी चीज में डाउट आ जाए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीजें सब समझ में आ जाएं। फिर बेटे हम बात कर लेते हैं, जिस टाइम पे हमने जिस देश से हमने चीजें ली हैं तब नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, लेकिन आज का बेटे दिस इज व्हाट? रशिया, ठीक है, स्प्लिट होने के बाद। सो हमने यहां से जो चीज ली है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। एक तो हमने ये लिया है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अगर आप देखोगे तो ये भाग पार्ट 4A में आती है, भाग चौथा ए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य क्या है? इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल आइडियल्स। ये आपकी मौलिक कर्तव्य है कि आपके जो भी राष्ट्र के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उनका आपको सम्मान करना है। इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ठीक है। भारत के हेरिटेज को बचा के रखना, दिस इज व्हाट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मौलिक कर्तव्य जो है वो आप पर थोपे नहीं जा सकते हैं, ये आपके अपने कर्तव्य हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे बहुत प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि पार्ट 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक अधिकार नहीं बेटे, सॉरी, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं एज इट इज बता देता हूं आपको। पहला, यहां पे आप देख रहे हो कि 4A है, तो यहां पर अमेंडमेंट किया गया था, वो था 42वां संशोधन 1976 का, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड। भारत के संविधान में संशोधन किया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। किस अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। एक तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या है कि कौन सी कमेटी बनी थी? तो
फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने रिकमेंड किए थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड किए बेटे? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने किए? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। और उस टाइम पर भारत सरकार ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े वो 10 जोड़े। और आज की तारीख में हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? आज की तारीख में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि वर्ष 2002 में आई थी। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी थी बेटे, जो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटी हो गया जो हमने देखा, हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। कोई दिक्कत यहां तक? और इसके बाद जो हमने पॉइंट देखना है, सेकेंड प्रिएम्बल में जस्टिस वर्ड, ठीक है। प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना। मैंने आपको लास्ट क्लास में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि प्रिएम्बल पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव करवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बाद में क्या बना था? प्रिएम्बल। उस प्रिएम्बल में एक वर्ड है जस्टिस वर्ड इन द प्रिएम्बल, वो हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से। ठीक, नाउ दिस इज डन आल्सो। और बेटे इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमने यूएसएसआर से ही ली हुई है, तो वो भी आप एक कर लीजिए। फोर्थ पे आ गया जापान। हाल फिलहाल में ओलंपिक्स भी यहीं पे हुए हैं, कैपिटल टोक्यो है इसकी, तो थोड़ा ध्यान से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज हमने कहां से ली है? ये चीज बेटे हमने ले ली है जापान से। देन फिफ्थ साउथ अफ्रीका। Procedure for the amendment of the Constitution। संविधान में संशोधन करने का तरीका। आप अच्छे से जानते हैं कि जो अमेंडमेंट का बेटे आर्टिकल है दैट इज व्हाट? वो है आपका आर्टिकल नंबर 368। जब भी आपको संविधान में संशोधन करनी होगी तो वो आर्टिकल कहां पे विशेष रूप से बताया गया है? वो है आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है। और जब भी संविधान में संशोधन होगा तो पार्लियामेंट वहां पे आएगी ही आएगी। तो एक तो चीज ये होगी प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहां से लिया है। सेकंड बेटा जो हमने यहां से चीज ली है साउथ अफ्रीका से,
तो यहां पे हम देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप एक बार उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में हमेशा टाइप करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड चीज जो बेटे मिली है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्य सभा मेंबर्स। चुनाव का तरीका राज्यसभा के सांसदों का, वो हमने कहां से लिया है? फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत यहां पे आपको? सिंपल है, यहां पे एमएलए जो है वो हिस्सा लेते हैं इनके इलेक्शंस में, और संविधान में संशोधन करने का तरीका हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका। एनी डाउट स्टिल हियर? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन कर देते हम लोग। जो भी नंबर है, नंबर तो मुझे अब कंट्री का याद नहीं है, बट लेट्स सी। फ्रांस, यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बेटे हमने क्या लिया है? तो बेटे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स हैं, प्रियम्बल में 3 वर्ड्स हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड जो है हमने वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हुए हैं, और एज इट इज हमारे अपने संविधान में हमने जोड़ दिए हैं। प्रियम्बल को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है यहां से, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। नेक्स्ट आ गया कनाडा, जो आजकल पूरा एक मिनी पंजाब बना हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑफिशियल थर्ड लैंग्वेज भी पंजाबी तो अब तो बन ही चुकी है। तो कनाडा से हमने क्या लिया बेटे? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघ या फिर संघीय जहां पर केंद्र बहुत ताकतवर है। बेटे याद रखिएगा, भारत में केंद्र बहुत ही ताकतवर है, ठीक है, और वो चीज हमने कहां से ली है? कनाडा से। सेकंड पॉइंट जो हमने कनाडा से लिया है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो एडवाइस देने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को बेटे, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। ये भी चीज बेटे हमने कहां से ली है? ये हमने चीज कहां से ली है? कनाडा से ली है। और तीसरी चीज जो बेटे हमने कनाडा से ली हुई है, और अगला यहां पे अब हम जो सोर्सेस पढ़ने वाले हैं वो है आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से बेसिकली हमने क्या लिया है बेटे? डीपीएसपी, जिसका आपका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो है 36 से 50, और भाग जो है यानी जो पार्ट है वो 4 है।
तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटे क्या डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हम इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी आर्टिकल्स भी मैंने आपको लिख दिए, पार्ट भी लिख दिया है, और हमने लिया कहां से? ये आयरलैंड से लिया है। जैसे कि इसमें आर्टिकल नंबर 36 जो है वो आपकी बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बेटे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आपका आर्टिकल, एक दो आर्टिकल बता देता हूं मैं आपको। आर्टिकल 50 आपसे बात करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन होना। तो ये कुछ दो आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई दिक्कत यहां पे आपको? और ये लिया कहां से हमने? ये लिया है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अपने संविधान में कुछ चीजें उसको मॉडिफाई करके हमने लिख दी है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम चीज यहां से देखते हैं जो हमने ली हुई है, आयरलैंड से ही बात कर रहा हूं बेटे मैं। तो नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। मैं आपको बेटे अच्छे से अपनी पुरानी वीडियोस में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट समझा चुका हूं। पूर्ण विस्तार पूर्वक मैंने वो चीजें समझाई हैं कि क्या मेथड है भारत में राष्ट्रपति चुनाव का। और वो चीज हमने ली कहां से है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ली कहां से? वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। थर्ड, nominated members in the राज्य सभा। मनोनीत सदस्य राज्यसभा में। अब बेटे ये चार फील्ड से रहता है। एक तो मैं आपको समझा देता हूं, लिटरेचर। लिटरेचर माने साहित्य, सेकंड आर्ट्स, थर्ड यहां पे आ गया सोशल सर्विस, और बेटे फोर्थ यहां पे आ गया साइंस। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। आर्ट्स का आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं अभी हाल फिलहाल में दूं तो पीटी उषा जी जो है, वो देखो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई मान लीजिए एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, तो उसकी कला है, तो उसे हम इस श्रेणी में रख देते हैं आर्ट्स। तो पीटी उषा जो है नॉमिनेटेड मेंबर जरूर है, लेकिन वो इन चारों में से किस वर्ग में से हैं? वो आर्ट्स वाले इसमें है। लिटरेचर हो गया, तो ये डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते हैं भारत में राष्ट्रपति। किस सदन में? वो आपका सदन कौन सा आ गया? राज्यसभा का। इसमें कोई दिक्कत? ये तीन आपको चीजें समझ में आई। तो बेटे ये चीजें हमने कहां से ली है? आयरलैंड से हमने ये चीजें ली हुई है। अब हम बेटे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है? देखो बेटे, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स,
प्रशासनिक सुधार, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक सुधार बेटे। इमरजेंसी के प्रोविजंस में मैंने आपको पुरानी वीडियो में अगर आप जाएंगे तो मैंने वहां पे बता रखा है इमरजेंसी के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, क्या प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 है, फिर आपका प्रेसिडेंट रूल है जिसका आर्टिकल 356 है बेटे, फिर आप यहां पर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसका आर्टिकल 360 है। तो सारे प्रोविजंस हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में नंबर 1 एग्जाम रहता है स्टेट वाइज देखा जाए तो वो स्टेट पीसीएस है, जिसमें आप तहसीलदार डिफरेंट पोस्ट होती है। ये राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें प्री और मेंस दोनों रहते हैं आपके। और फिर अगर सेंटर वाइज देखा जाए तो पूरे भारत में फिर नंबर 1 एग्जाम सिविल सर्विसेज ही है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हमने ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रावधान कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट? अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बेटे हो ही गया। याद रखिएगा, मैक्सिमम रूट जो हमारी इंडियन पॉलिटी की है, यानी अधिकतम चीजें जो हमने ली है संविधान में, वो लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारी चीजें हमने ली हुई हैं, ठीक है। अब यहां पे लास्ट हमारी 2 कंट्रीज रह गई हैं। एक तो रह गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटे देख लेते हैं हमने यहां से क्या लिया। तो पहला आ गया फंडामेंटल राइट्स, यानी 12 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, एक तो हमने ये लिया है। अब बेटे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल नंबर 12 से 35 अच्छे से जानते हैं हम। आर्टिकल नंबर 12 वही बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आपका आर्टिकल नंबर 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 पे तो मूवी भी आई हुई है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जाति के आधार पर कह लीजिए, चाहे जन्म स्थान पे कह लीजिए, या किसी भी टाइप से नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई वायलेशन हो रही है तो आप न्यायालय की तरफ जा सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स आप अच्छे से जानते हो बेटे, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी कोई वायलेशन होती है इनमें तो आप डायरेक्टली जा सकते हो कोर्ट्स में। यूएसए के बाद सेकंड हमने पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बेटे यहां से लिया है। फिर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग का आर्टिकल नंबर भी मैंने आपको समझाया था, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। इंपीचमेंट मोशन होता है तो वो इंपीचमेंट हमने कहां से ली है? हमने यूएसए से ली है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उच्च न्यायालय के
के न्यायाधीशों को हटाना। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को हटाना हो तो आपका आर्टिकल नंबर है 124 क्लॉज नंबर 4, जिसमें ये स्पष्ट रूप से पूरा प्रावधान बताया गया है। यदि बेटे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज नंबर 1 में। तो ये सब चीजें हमने कहां से ली है? हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर महाभियोग जो कि आर्टिकल नंबर किस में है? आर्टिकल नंबर 61 में है, जो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। आप किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, आप उसमें महाभियोग का प्रावधान लेके आ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो तो प्लीज बताइएगा, निवारण अवश्य किया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपने किसी चीज की। आई एम विद यू, ठीक है। तो यहां पे आपकी ये सारी चीजें हैं जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जो मर्जी आप कह लीजिए। तो यूके से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले तो बेटे एक चीज दी हुई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। हमारा सारा जो मॉडल है पार्लियामेंट का वो हमने ब्रिटिश कल्चर से ही उठाया हुआ है। सेकंड आ गई रिट्स, बेटे ये 5 टाइप्स की रहती हैं। आर्टिकल नंबर 32 में इनका विवरण किया गया है, ठीक है। हेबस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिटेशन, कियो वारंटो और सर्टिरोय। थर्ड, बाय कैमरलिज्म। बेटे बाय मींस दो, यानी दो हाउसेस होते हैं हमारे पास, चाहे वो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो बेटे लोकसभा, यदि संसद की बात करें तो हम कह लें कि हमारे पास 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। आप अच्छे से जानते हो सिटीजनशिप के बेटे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में है आर्टिकल्स। और पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है। सिंगल, एकल नागरिकता भी यहां का कंसेप्ट ही है आपका। तो ये सब के सब हमने कहां से लिए हैं? ये हमने लिए हैं यूके से, एज इट इज हमने लिए हैं। रिट्स हो गया, बायकैमरलिज्म हो गया बेटे, सिंगल सिटीजनशिप, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ये सारी की सारी चीजें कहां की हैं? यूके की हैं। सिटीजनशिप के मैंने आपको आर्टिकल्स तक बता दिए, आर्टिकल 5 से 11, और भाग कौन सा है? भाग नंबर द्वितीय। अब इसमें याद रखिएगा, यदि आज की तारीख में आपको भारतीय नागरिकता त्यागनी है, मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको यह सूचित करना पड़ेगा कि आप क्यों त्यागना चाहते हैं। और यदि किसी देश की आप अपनाना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस देश की नागरिकता क्यों अपना रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई कष्ट, ठीक है। तो बेटे आज का आपका ये सेशन मैं समाप्त करता हूं यहीं पे। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपनी सपोर्ट बना के रखिए ताकि मैं फिर आपके साथ वीडियोस बार बार लेके आता रहूं। थैंक यू एंड जय हिंद।